हेलो बच्चों समस्तंकु स्वागत करुछि तुम मानकर निजर स्कूल होम स्कूल को आज आमे माने पढ़िबा जाउछे हिंदी रो गोटे नुआ चैप्टर ता तो तुम माने थंबनेल देखि जानि सारी थिवो ता सहित आमे आज ताकू कौन पढ़िबा जाउछे ता होछि वर्तनी पिला माने वर्तनी का कैसे व्यवहार किया जाता है हिंदी के लेखन में। हिंदी के साथ साथ ओडिया का तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 90% सिमिलरिटीज है और उसको साथ भी ओडिया का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। जितना भी तुम आज तक पढ़े हो ग्रामर को थोड़ा सा उसको रिमाइंड भी कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम उसको याद कर सकोगे कि कौन सी शब्द में कौन सी वर्तनी का यूज हुआ है। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि कहाँ पर स लगता है, कहाँ पर दंत स और कहाँ पर मूर्धन्य स का व्यवहार होता है। ये तो हम सत्व विधि में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी इस वीडियो में कैसे ये वर्तनी का कैसे व्यवहार होता है। ये जो ढ लिखा जाता है ना, ढ एक में बिंदु होता है और एक में बिंदु नहीं होता है। ये क्या क्या कहाँ पर लगता है ये भी देखेंगे हम, और कहाँ पर र लगता है, र का कितना व्यवहार है। एक तो स्र में एक ऐसे लिखते हैं और उसके साथ एक तो र का जो नीचे वाला पत्र में एक र देते हैं, वो तो तुम्हें मालूम ही होगा, और दूसरे एक रेफ वाला र है। ऐसे पांचों तरह का व्यवहार है, चारों तरह के व्यवहार है। ये सारे व्यवहार को हम देखेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहो और देखते रहो वर्तनी का पूरा अध्याय। क्या करेंगे हम इस वीडियो में, चलो स्क्रीन में जाते हैं और स्क्रीन के ऊपर ही देखेंगे इस वर्तनी का पूरा परिवार को। ठीक है, चलो। ये देखो तुम्हारा अध्याय 3 जो कि है लेखन और वर्तनी। ओके, हिंदी की जो ध्वनियां है ना, ये सब देवनागरी से तो आया है, ये सबको मालूम है। इन्हें लिखने का एक विशेष तरीका है जो कि कैसे लिखा जाता है, बाएं से दाहिने तक, ऊपर से नीचे। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, अगर अ लिखेंगे हम ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे ऐसा लिखा जाता है और यहाँ तक आगे ही चलता जाता है। तो ये जो लिपियों की लिखने के समय कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातों जो कि मैं पहले बोला, ये सब कैसे लगेंगे, सारे जितने सारे कंफ्यूजन जो कि आज तक तुम्हारे मन में पले थे वो सब कुछ दूर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। सो क्या लिखा हुआ है देखो, ड और ढ और ड और ढ दोनों तरह के ड ढ हमें मालूम है, जो कि एक तो बिंदु नहीं लगता और दूसरी में बिंदु लगता है। पर ये हमारा कंफ्यूजन अब तक था, पर अब से नहीं रहेगा कि कहाँ पर बिंदु लगता है और कहाँ पर बिंदु नहीं लगता है। निम्न स्थिति है, किस स्थिति में, शब्द के आरंभ में, जैसे डाली, ये इसमें बिंदु नहीं लगता है। डमरू, ढोल, ढक्कन, ये सब जो शब्द है ना, इसमें बिंदु नहीं लगता है। संयुक्त अक्षर जैसे कि लड्डू, ये संयुक्त हुए ना, मतलब जुक्त ହେଇଛି तापरे उड्डयन, उड्डयन, तेणु ये भी जुक्त ହେଇଛି। बुढ़ा, ये भी जुक्त ହେଇଛି। ठीक है, उपसर्ग के बाद भी ये लगता है क्या, बिंदु भी नहीं लगता है, जैसे कि सुढोल, बेढंगा, निढाल, ये जो सारे शब्द है उपसर्ग है ना, उपसर्ग सु, बे, नी, जितना भी 20 उपसर्ग है ये तो तुम्हें मालूम है। इस उपसर्ग के बाद जो भी ड आता है या ढ आता है, उसके बाद क्या, बिंदु नहीं लगता है। और अंग्रेजी से जो शब्द आया हुआ है, वैदेशिक शब्द जिसको हम बोलते हैं, मतलब जैसे कि रेडियो, पेड़, ये सब जो शब्द है ये अंग्रेजी से लाया गया है और इसमें क्या नहीं लगता है, बिंदु नहीं लगता है। पर किन किन स्थितियों में बिंदु लगता है ये भी देखेंगे। क्या, कौन सी स्थिति में, जैसे कि शब्द के मध्य में अगर लगे, अगर शब्द के मध्य में लगे, जैसे कि पड़ताल, छोड़ना, कड़ी और बढ़ना, ये तो शब्द में अंत मिड में लग गया, मध्य में लग गया, मझिरे लगी गला। सेमितिका ये मझिरे लागिले भी जो शब्द आरंभ रे नथिबो किंबा संयुक्ताक्षर हेई नथिबो, उपसर्ग लागी नथिबो किंबा अंग्रेजी शब्द हेई नथिबो, ताहाले जाई कि ये जो रूल टा फुलफिल करिवो, ताहाले जाई कि एटी डरे कोन ना बिंदु लागिबो। सेमितिका जैसे कि शब्द के अंत में, जैसे कि जड़, मध्य में और अंत में जो ड लगता है उसमें बिंदु लगता है। क्या, दो ही याद रखेंगे, वो है क्या, एक तो मध्य में, एक अंत में, वो भी। ये सब जो चारों रूल्स है इसको फुलफिल नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी का शब्द नहीं होना चाहिए, उसमें उपसर्ग नहीं लगना चाहिए, संयुक्ताक्षर में नहीं लगना चाहिए, और शब्द के आरंभ में जैसे डाली, डमरू, ये सब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो
ये शब्द में हम बिंदु लगा सकते हैं, कौन सी, मैं शब्द के अंत में। फिर र का लिखन, ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला शब्द है कि र, जैसे कि कभी कभी रेफ में यूज होता है, कभी कभी नीचे र में, ऐसे उड़िया में यूज होता है रो, और कभी कभी हिंदी में तो ये दूसरी तरह का, ये भी श्री हम जब लिखते हैं ये भी एक स्र है। तो चौथा कौन सा है, जैसे कि कभी कभी स्र, अगर हिंदी के बात करें, अगर हम स्र लिखते हैं तो ऐसे निचले हिस्से में एक लाइन खींच देते हैं। तो ये सब कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ये देखो पहला क्या लिखा हुआ है, र के पूर्व कोई व्यंजन ना हो तो र पूरा लिखा जाता है। र पूर्व रे यदि कुछ व्यंजन वर्ण लागी न था ताहले हमें ताको कौन पूरा लिखिता हूँ, जेमितिका जैसे कि रज, जैसे कि सरस, जैसे कि सार, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है ना, इसमें र के जी जो कोई व्यंजन र के पूर्व नहीं है, पहले अक्षर में यही है सरस, ठीक है। र के पूर्व कोई व्यंजन, ये तुम्हें मालूम होगा स, ये पर ये स व्यंजन नहीं है, क्या है, स व्यंजन नहीं है। ओके, स क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करो, ऐसे पता चलता है कि तुम 9th क्लास में कितने हिंदी पढ़े हो, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ये र के पूर्व पाई वाला व्यंजन, ये पाई वाला शब्द, ये जो पाई वाला शब्द है ये हमें कंफ्यूजन करता है। पाई मतलब ये जो गार है ना, ये जो लाइन है ना, इसको पाई बोलते हैं। जैसे कि हम क लिखने में ये पाई तो यूज होता है कोई, तो इसके निचले हिस्से में हम ऐसे र को लगाते हैं। और कभी कभी ये ग अगर हम लिखेंगे तो ग के निचले हिस्से में भी ऐसे लगते हैं, और प्र भी ऐसे ऐसे निचले हिस्से, ये सब पाई है। ये जो लाइन खींच के जो लिखा है ना ऊपर नीचे तक, इसको पाई बोलते हैं। तो हिंदी में इसका बहुत ही व्यवहार होते हैं। कुछ ही अक्षर ऐसे हैं, जैसे कि र के पूर्व बिना पाई वाला व्यंजन तो र का रूप लिखा जाता है, जैसे कि ऐसे र लिखा जाता है, छ के नीचे ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये याद रखो। छ के नीचे र ऐसा नहीं लिखते, ट के नीचे ऐसा र नहीं लिखते, मतलब ऐसा र नहीं लिखते, नीचे ऐसे खींचने वाला लाइन वाला, और ड के नीचे भी ऐसे नहीं। कौन सी शब्द में ऐसे खींचने वाला लिखा जाता है, वो भी पाई वाला व्यंजन के साथ, और बिना पाई वाला के साथ ऐसे लिखा जाता है। याद रखो इसको हमेशा। र के पूर्व स हो तो स्र होता है। अगर स्र अगर हम लिखेंगे तो ये है ना हमारा स, ये है हमारा स, फिर र आगे, तो ये स में हलंत और र तोड़ेंगे ना, स्र को हम तोड़ेंगे तो स में हलंत और र हुआ, तो ये हमारा हुआ स्र। पर ये जब हो जाएगा र के पूर्व अगर तालव्य स हो तो ये ऐसा एक चिन्ह आ जाता है, और इसे हो जाता है क्या, स्र, क्या हो जाता है, स्र, ठीक है। याद रहा ना, नहीं याद रहा तो मुझे कमेंट करके बताओ, ये जो स्र होता है। फिर आगे अगर जाएंगे हम तो क्या दिखेंगे ना, र के बाद कोई व्यंजन हो, ये तो हम पूर्व में व्यंजन, र के पूर्व कोई व्यंजन हो तो र पूरा आता है। अगर र के बाद कोई व्यंजन हो तो रेफ का रूप ले लेता है, जैसे कोणार्क, आशीर्वाद, आर्य, अर्थात, स्वर्ग। इतना तो कोई कितना भी शब्द तुम्हें मालूम होगा रेफ लगा के, ये तो उड़िया में भी तुम पढ़ सकते हो, जैसे कि सत्वविधि नत्वविधि में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जिन जिन बच्चों का उड़िया है फर्स्ट लैंग्वेज में। तो सब लोग तुम इससे देख सकते हो जाके, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है 10th क्लास ओडिया ग्रामर में। अभी तक सत्व विधि नत्व विधि कंप्लीट हो गया है, उसमें भी जो ग्रामर यूज होता है बहुत ही 90% इसके साथ सिमिलरिटी है हिंदी ग्रामर में जो भी हम पढ़ रहे हैं। अगर अच्छे से तुम ओडिया ग्रामर भी पढ़ लोगे ना, हिंदी ग्रामर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये भी जो वर्ड्स है ना रेफ वाला, ये भी वहां पर साधारण अशुद्धि जो है ना, साधारण अशुद्धि उसमें भी पढ़ेंगे हम, ज्यादा दिक्कत में कोई भी। अगर तुम बहुत ही देर में वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो भी तुम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुम्हें, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, कोणार्क, आर्य, ये तो तुम्हें मालूम हो गया। र के बाद वाला व्यंजन अगर हो तो क्या होगा ना, रेफ होगा, और र से पहले कोई व्यंजन हो तो पूरा र आएगा। अगर र के पूर्व स हो तो स्र हो जाएगा। र के पाई वाला व्यंजन हो तो ऐसे निचले हिस्से में ऐसे लाइन खींचा जाएगा, और र के पूर्व बिना पाई वाला व्यंजन हो तो र का चिन्ह ऐसा होगा। तो आगे बढ़ेंगे इसके साथ। र तो कंप्लीट हो गया, कंफ्यूजन क्लियर जरूर ही हो जाएगा, हो गया होगा। फिर इसके बाद आता है ई और ई। ओके, ये तो एक दीर्घ ई हमें दिख रहा है और एक यो में ई दिख रहा है। ये दोनों तरह का ई होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे कि नई और नई, ये तो दोनों सेम ही तरह सुनाई देता है, पर इसमें लगता क्या, ये य में ई भी लगता है और दीर्घ ई भी लगता है। जैसे कि गए और गए, ये तो
य में ए कार तो लगता ही है, पर इसके साथ ए भी तो लगा सकते हैं ना, ये तो प्रोनाउंस वही हो रहा है। पर ये क्या कंफ्यूजन है आगे देखेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए कि कभी य श्रुति को प्रयोग हुआ है, कभी नहीं हुआ है। नई में क्या हुआ है ना, य हुआ है, जो कि मैं बता के आ चुका हूं। आजकल ये जो स्वरात्मक ध्वनि ई और ए रूप ही प्रयोग होती है। ये अभी का जो आधुनिक ग्रामर है, मॉडर्न जो ग्रामर है ना, इसमें दीर्घी और ए वाला कंसेप्ट आया हुआ है, पर इससे पहले ये वाला कंसेप्ट था। इससे जो पुराने वाला शब्द अगर देखेंगे हम, जैसे कि स्थायी, दायित्व, ये बहुत पुराने शब्द है। और जो पूरा काल में जो लिखा जाता है, जो भी कुछ बुक तुम पढ़े होगे, उसमें ये यो ही यूज हुआ होगा, और ये अव्ययी भाव इसमें भी यो ही यूज हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द है ना, इसमें यो ही रहता है। याद रहे कि गया का गवा और दिया का दिया रूप नहीं होते। ये शब्द जो है ना, ये जो दोनों शब्द ये एग्जाम में डाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो क्या है ना, गया और दिया, ये शब्द का ये रूप नहीं होता है। ठीक है, इसे बात करके तुम आगे बढ़ सकते हो। और ये यार, ये मुझे भी आज तक कंफ्यूजन कर रहा था। ठीक है, तो इसके साथ दूर हो जाएंगे ना दोनों का, आपका भी और मेरा भी। स्क और स्क, कहाँ पर स में क लगेगा और कहाँ पर मूर्धन्य स में, अर्थात मूर्धन्य स में क लगेगा, ये हम देखेंगे। ये तो हम ओडिया में ऑलरेडी सत्व विधि में पढ़ चुके हैं, मालूम है ना। तो इसके हिसाब से हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम ही सेम एकदम है। जो भी तत्सम शब्द है ना, उसके पास दंतेश में, दंत्य स में, मतलब ओडिया में ऐसे लिखे थे और हिंदी में ऐसे, हिंदी में ऐसे हम क का लिखते हैं स्क, और उड़िया में ऐसे लिखते हैं। ये सत्व विधि में तो पढ़ चुके हैं। ये जो तत्सम शब्द है ना, इस तत्सम शब्द के पास ये वाला स आता ही है। और जो तद्भव अन्य शब्द जितना भी है, वो सब में मूर्धन्य में, मूर्धन्य स में क ही होता है। ठीक है, मूर्धन्य स में क्या होता है, क होता है। जैसे कि पुरस्कार, यास्क, भास्कर, अयस्कांत, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम क्या है, जो संस्कृत शब्द का समान है। तद्भव और संस्कृत शब्द से लाया गया है। जैसे कि ओडिया में बोलते हैं ना, नदी को हम नई बोलते हैं, ये सब तद्भव है, तद उससे आया हुआ है। तत्सम मतलब एकदम संस्कृत के साथ मिला जुला। ये पुरस्कार, यास्क, वास्कर, अयस्कांत, कितना भी शब्द है, ये सब में दंतेश में क लगता है। ये और वाला तो ऐसे टोपी वाला, गांव वाला, ये सब के साथ संज्ञा के साथ योजक के रूप में, संज्ञा के साथ योजक के रूप में आते समय वाला मतलब जो भी कुछ चीज के ऊपर काम करता है। अगर टोपी कोई बेचता है तो उसको टोपी वाला हम बोलते हैं। गांव से कोई आया हुआ है, उस गांव से रिलेटेड है, तो वो गांव वाला बोल देते हैं। तो वाला निर्देशक रूप में आता है। जैसे कि कल वाली बात, कल होने वाली बात, ये निर्देशक रूप में भी यूज होता है। क्रिया के साथ भी वाला की यूज होता है। जैसे कि पढ़ने वाला, खाने वाला, जो भी वो कुछ काम कर रहा है, जो उस क्रिया को कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाने वाला, मैं लिख रहा हूं तो लिखने वाला। पर विश वाला को भी निर्देशक रूप में, डायरेक्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। गांव वाला मकान, कल वाली बात, पहले वाला गायक, इसको तुम ध्यान में रख सकते हो। और लास्ट वाला है सोन का लाघव। ये सोन क्या है बेटा, सोन ये है ना फोनिम, जो इंग्लिश में है ना फोनिम। तुम होमोफोन, होमोग्राफ, इस सब तो 8 क्लास 8 स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे होंगे। और इस साल भी इंग्लिश में पढ़ा चुका हूँ मैं। अगर तुम नहीं देखो तो भी जाके देख सकते हो। तो इस हिसाब से हम फोनिम में पहले पढ़ चुके हैं। जो फोनिम क्या है, शब्द के संबंध में जो भी कुछ हमें बताता है, शब्द ध्वनियों के बारे में जो भी कुछ बताता है, उसको हम फोनिम बोलते हैं। और फोनिम का हिंदी अनुवाद है सोन। ठीक है, कोई शब्द ऐसा होता है ना, 3 व्यंजन लगता है। जैसे कि अर्ध, अ, ध, द और रेफ। ये र में र, एक तो र आया। ये जो शब्द है ना, मैं क्या बोल चुका हूँ, पहले शब्द को तोड़ना सीखो, पहले तोड़ना सीखो। ये जो अर्ध लिखा हुआ है, इसमें तो एक तो अ है ही, उसके साथ ये दो है, उसके बाद ध भी है। ठीक है, उसके साथ ध भी है। ठीक है,
तो ये जो शब्द है उसके साथ र भी आता है। तो ये जो तीन व्यंजन इसमें लगा हुआ है, इस तीन व्यंजन को एक व्यंजन को लुप्त कर देने को सोन लाघव बोला जाता है हिंदी में। जैसे कि ये अर्ध को हम ऐसे अर्ध को भी अर्ध लिख सकते हैं, है कि नहीं? जरूर लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है कर्ता को ऐसे हम कर्ता जरूर तो लिखते ही है, और परिवर्तन को भी ऐसे लिखते हैं और परिवर्धन को भी ऐसे लिखते हैं। तो इसे तुम्हें पता चल गया होगा कि ये कैसा वर्तनी का व्यवहार होते हैं हिंदी में। जो भी कंफ्यूजन था इस वीडियो में, मुझे लग रहा है कि तुम्हें सारे क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को जरूरी शेयर कर दो नए बच्चे के साथ। जो इस चैनल को नए देख रहे हो तो उससे सब्सक्राइब कर लो, जिसकी वजह से तुम्हें सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन एकदम टाइम टू टाइम आ जाएगा और तुम्हें उसको देख के खुद को अपडेट कर सकते हो। इसके साथ आज की क्लास को विराम देते हैं और धन्यवाद आज के वीडियो के देखने के लिए। विदाई।